नमस्ते। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक आइडिया की। एक ऐसा आइडिया जिसने यूरोप के नक्शे को, उसकी सीमाओं को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हमारी कहानी शुरू होती है एक सपने से। साल था 1848 और एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू ने ये पेंटिंग बनाई। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बनी हो, मतलब ऐसे अलग अलग राष्ट्र जहां पर राजा का नहीं बल्कि लोगों का राज हो। उस समय के लिए सोचिए ये कितना क्रांतिकारी, कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया रहा होगा। अगर सोरियू की पेंटिंग में जरा गौर से देखें तो जमीन पर राजाओं के टूटे हुए ताज और मुकुट पड़े हैं। ये सिंबल है एब्सोल्यूटिस्ट राज के। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? ये एक ऐसी सरकार है जहां राजा की ताकत पर कोई रोक टोक नहीं होती, जो अक्सर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और दमनकारी होती है। तो ये जो जुलूस है, ये इसी एब्सोल्यूटिज्म को रौंद कर, उसे पीछे छोड़कर एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। सोरियो का ये जो सपना था ना, उस जमाने के हिसाब से थोड़ा यूटोपियन था। यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसे आदर्श समाज का विजन जो इतना ज्यादा आइडियल हो कि उसका असलियत में होना नामुमकिन सा लगे। सारे देश शांति से एक साथ अपनी अपनी पहचान के साथ रह रहे हैं। वाकई में एक खूबसूरत पर उस वक्त एक नामुमकिन सा लगने वाला सपना था ये। तो चलिए अब देखते हैं कि ये यूटोपियन सपना धीरे धीरे हकीकत में कैसे बदला। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की चिंगारी से शुरू करेंगे, फिर नेपोलियन के डबल रोल को समझेंगे, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच की लड़ाई को देखेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे क्रांतियों ने नए राष्ट्रों को जन्म दिया। और हाँ, आखिर में एक फटाफट टाइमलाइन रिकैप भी करेंगे। तो इस सपने के, इस विजन के बिल्कुल सेंटर में एक आइडिया था, नेशन स्टेट का। पर सवाल ये है कि ये नेशन स्टेट आखिर होता क्या है? देखिए, पहले यूरोप में डायनास्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर, जहां एक राजा के नीचे अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते थे। उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए होती थी, एक दूसरे के लिए नहीं। इसके ठीक उलट नेशन स्टेट का आइडिया था, जहां ज्यादातर नागरिकों की एक कॉमन पहचान हो, एक साझा इतिहास और संस्कृति हो, और सबसे बड़ी बात, सत्ता लोगों के हाथ में हो। लेकिन ज्ञान, ये शेयर्ड हिस्ट्री और कॉमन आइडेंटिटी लोगों के लिए इतनी जरूरी क्यों थी? बहुत अच्छा सवाल है जिज्ञासा। देखो, इसका जवाब ना काफी सिंपल है। जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनका इतिहास, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति एक है, तो उनमें एक कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी अपनेपन की भावना पैदा होती है। और बस यही भावना उन्हें सेल्फ गवर्नेंस यानी अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए प्रेरित करती है। और इस आइडिया को हकीकत में बदलने वाली जो पहली और सबसे बड़ी चिंगारी थी, वो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने लोगों को राजा की प्रजा से देश का नागरिक बना दिया। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ये कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने ला पात्री यानी पितृभूमि और लेस सितोयन यानी नागरिक जैसे आइडियाज को पॉपुलर किया। पुराना शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा झंडा लाया गया। नागरिकों द्वारा चुनी गई एक नेशनल असेंबली बनी। पूरे देश में एक जैसे कानून लागू हुए और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की कॉमन भाषा बना दिया गया। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्टेज पर एंट्री होती है एक बहुत ही दिलचस्प किरदार की, नेपोलियन बोनापार्ट। राष्ट्रवाद की कहानी में उसका रोल बड़ा कॉम्प्लेक्स था। वो इसे फैलाने वाला भी था और इसका दुश्मन भी। नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियनिक कोड लागू किया। इससे उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को आसान बनाया और सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, और इन मॉडर्न आइडियाज को वो अपने साथ पूरे यूरोप में ले गया। तो ज्ञान, इसका मतलब नेपोलियन हीरो था या विलन? अच्छा सवाल है। सच तो ये है कि वो दोनों था। देखो, एक तरफ तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जबरदस्त स्वागत हुआ, लेकिन बहुत जल्द ये जो उत्साह था ना, ये दुश्मनी में बदलने लगा। वजह थी बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप और लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच सेना में भर्ती करना। इन वजहों से लोगों में फ्रांस के खिलाफ ही राष्ट्रवाद की भावना भड़क उठी। नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में आइडियाज की बहुत बड़ी जंग शुरू हुई। एक तरफ थे लिबरल नेशनलिस्ट्स और दूसरी तरफ थे कंजर्वेटिव्स। ये लड़ाई थी बेसिकली नए और पुराने यूरोप के बीच।
जो नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था वो लिबरलिज्म का सपोर्टर था। उन्हें व्यक्ति की आज़ादी चाहिए थी, सहमति से बनी सरकार चाहिए थी और राजशाही का अंत चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ थे पुराने जमींदार और राजा महाराजा यानी कंजर्वेटिव्स, जो अपनी पुरानी व्यवस्था जैसे राजशाही और चर्च को हर हाल में बनाए रखना चाहते थे। तो 1815 में नेपोलियन को हराने वाली बड़ी ताकतें ब्रिटेन, रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया वियना में मिली और उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन की। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए हैं उन्हें खत्म करना और यूरोप में पुराने कंजर्वेटिव ऑर्डर यानी राजशाही को फिर से पावर में लाना। और ये जो नई कंजर्वेटिव सरकारें बनी वे काफी ऑटोक्रेटिक थी। ये कार्टून इसे बहुत शानदार तरीके से दिखाता है। उन्हें अपनी आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और उन्होंने सेंसरशिप के कड़े कानून लगा दिए ताकि लिबरल और नेशनलिस्ट विचार फैल ही न सकें। एक तरह से लोगों के सोचने और बोलने पर ताले लगा दिए गए थे। लेकिन आइडियाज को दबाया नहीं जा सकता। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां क्रांतियों की एक जबरदस्त लहर उठी और सौर्यों का सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। 1821 में ग्रीस ने आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया। 1830 में फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ और 1848 तो उसे क्रांतियों का साल ही कहा जाता है, जब पूरे यूरोप में मिडिल क्लास ने संविधान और नेशन स्टेट्स की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया। और इन सभी क्रांतियों का नतीजा ये हुआ कि इटली और जर्मनी जैसे नए देश बनकर उभरे। ये तस्वीर 1871 की है, जब जर्मन एम्पायर की घोषणा की गई थी। याद है कहानी की शुरुआत में सौर्यों की पेंटिंग में जर्मन लोग एक झंडे के नीचे एक राष्ट्र बनने का सपना देख रहे थे। वेल, यहाँ वो सपना सच हो गया था। चलिए अब इस पूरी कहानी को एग्जाम के लिए जो जरूरी तारीखें हैं उनके साथ फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए 1797 में नेपोलियन के युद्धों से रेवोल्यूशनरी आइडियाज फैले। 1815 में उसे हराकर कंजर्वेटिव ऑर्डर वापस लाया गया। 1848 में पूरे यूरोप में क्रांतियां हुई और 1871 तक इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हो गया। इन डेट्स और उनके नतीजों को जरूर याद रखें। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। राष्ट्रवाद का ये शक्तिशाली आइडिया जब साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म से मिला तो इसका एक बहुत ही खतरनाक रूप सामने आया और इसी की वजह से 1914 में यूरोप पहले विश्व युद्ध की भयानक तबाही की तरफ बढ़ गया। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगर राष्ट्रवाद लोगों को जोड़कर एक देश बना सकता है तो क्या होता है जब यही एकता दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।